नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2018 यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ 40 क्वेश्चन तक मैं डिस्कस कर चुका था। अब मैं 41 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ आगे की लेक्चर। तो दोस्तों प्रथम जो क्वेश्चन कहा जा रहा है 41 में, निम्नलिखित में से पैट्रिक डन लेवी द्वारा क्या प्रतिपादित किया गया है। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम ऑप्शन है शासन का डिजिटल युग, सेकंड ऑप्शन है द्रुत कार्रवाई विकास प्रतिमान, और थर्ड क्वेश्चन है नवलोक सेवा, और फोर्थ ऑप्शन है गार्बेज कैन प्रतिमान। तो दोस्तों इसका आंसर होगा शासन का डिजिटल युग। तो 41 का आंसर क्या हुआ, शासन का डिजिटल युग। 42 क्वेश्चन कहता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग द मिनट्स ऑफ द कैबिनेट मीटिंग एट द यूनियन लेवल। तो प्रथम ऑप्शन है कैबिनेट सेक्रेटरी, सेकेंड ऑप्शन है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, थर्ड ऑप्शन है स्पेशल सेक्रेटरी, और फोर्थ ऑप्शन है सेक्रेटरी। तो इसका जो आंसर है, इस क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य हिंदी में ये है कि केंद्र स्तर पर मंत्रिमंडल की बैठक के कार्यवृत्तों के अभिलेखन के लिए कौन उत्तरदायित्व है। तो वो है मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। इनका आंसर क्या होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी। दोस्तों 43rd क्वेश्चन है। 43rd में कहता है मैच द फ्लोइंग पूछ दिया गया है। तो आप देखेंगे प्रथम अवधारणा क्या है, महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण। तो महिला का राजनीतिक सशक्तिकरण हम किससे करेंगे, निर्णय निकाय में जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, राजनीतिक में सहभागिता होना चाहिए। तो बी ऑप्शन कहता है कि महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण होना चाहिए। तो सामाजिक सशक्तिकरण कब होगा, जब वो स्वास्थ्य और शिक्षा का सार्वभौमिकरण होंगे। सी ऑप्शन कहता है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण चाहिए। तो आर्थिक सशक्तिकरण कब होगा, जब वो संसाधनों तक पहुंच होंगे। उनके बाद डी ऑप्शन कहता है महिलाओं का विधिक सशक्तिकरण होना चाहिए, विधिक न्यायिक, तो न्याय तक पहुंच हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों 44 क्वेश्चन कहता है कि संविधान का कौन सा भाग यह उपबंध करता है कि प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम बैठक की नियत तिथि से 5 वर्ष तक जारी रहेगा और इससे आगे नहीं। तो दोस्तों मैं अपने लेक्चर में यूनिट 4 में आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि पंचायत से जितने भी रिलेटेड, पंचायत नगर पंचायत से जितने भी रिलेटेड आर्टिकल हैं सभी को आपको याद करना है। 243A, 243B, 243C सभी को याद करने हैं आपको। बार बार देखेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे, इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसमें जो कहा गया कि प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम बैठक की नियत तिथि से 5 वर्ष तक जारी रहेगा, इससे आगे नहीं। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243E में ये बातें कही गई है। नेक्स्ट है दोस्तों 45 देखिए कथन, अभिकथन और तर्क पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनमें कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीति पर विचार करती है। तर्क दिया गया है। जब वैसे मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब कथन और तर्क पढ़ें तो जैसे मैंने अभिकथन पढ़ रहा हूँ, राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीति पर विचार करती है। क्योंकि जब लगाइएगा तो आपको मिलता जुलता आपको समझ में आएगा। क्योंकि यह राष्ट्रीय विकास के लिए लोगों की अपेक्षित सक्रिय भागीदारी और सहयोग को सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है फोर्थ ही होगा। तर्क जो है अभिकथन का व्याख्या करता है। नेक्स्ट है दोस्तों 46 जो क्वेश्चन है ये भी अभिकथन और तर्क पर आधारित है। तो अभिकथन कहा जा रहा है कि नौकरशाही संगठनात्मक पद सोपान और लाल फीताशाही का समन्वय है। क्योंकि पद सोपान तर्क में कहा रहा है, लेकिन
आप अभिकथन पढ़ने के बाद क्योंकि लगाएं, क्योंकि पद सोपान और लाल फीता शाही सहजीवी है। पद सोपान से लाल फीता शाही उत्पन्न होती है। पद सोपानिक स्तरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, स्पष्ट नियमों की मांग उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका भी आंसर जो है ए और कथन को तर्क सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन होंगे इनके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47 कहता है निम्नलिखित में से क्या हर्बर्ट साइमन के गैर कार्यक्रमित निर्णय की पुष्टि करता है? तो आपको इसमें बताना है कि हर्बर्ट साइमन के जो गैर कार्यक्रमित निर्णय है किसका पुष्टि करता है। तो प्रथम ऑप्शन कहता है केंद्र सरकार के कर्मचारी को अर्जित अवकाश प्रदान करने के लिए। सेकंड कहता है सरकारी नियमों के अनुसार कर्मचारी को उपदान का भुगतान करने का निर्णय। थर्ड ऑप्शन कहता है मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष लैब भेजने का निर्णय। और फोर्थ ऑप्शन कहता है गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए निवेदन आमंत्रण करने का निर्णय। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन होगा, मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष लैब भेजने का निर्णय। गैर कार्यक्रमित निर्णय पुष्टि करता है, गैर पूछा गया है, तो ये थर्ड होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 48 क्वेश्चन है। 48 क्वेश्चन करेंट से पूछ दिया गया था। स्वच्छ भारत मिशन एम्स टू अचीव एन ओपन डेफिकेशन जो फ्री ODF जो है इंडिया बाय, मतलब स्वच्छ भारत मिशन का जो लक्ष्य रखा गया है, कब तक रखा गया है वो पूछ दिया गया था। तो इसका आंसर जो है 2 अक्टूबर 2019। तो गांधी जयंती के दिन इसे स्वच्छ भारत मिशन को एम रखा गया था। तो ये 2018 के दिसंबर में प्रश्न पूछे गए हैं। उनके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 49 क्वेश्चन है। 49 क्वेश्चन कहता है कि ज्ञान का सृजन करने वाले अनुसंधान जिसका कतिपय वैचारिक साध्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है को किस नाम से जाना जाता है? तो अनुप्रयुक्त अनुसंधान इसका आंसर होगा। प्रथम ऑप्शन कहता है कि सैद्धांतिक अनुसंधान, शुद्ध अनुसंधान, आधारभूत अनुसंधान, लेकिन इसका जो आंसर होगा फोर्थ अनुप्रयुक्त अनुसंधान होगा, क्योंकि ज्ञान का सृजन करने वाले अनुसंधान जिसका कतिपय वैचारिक साध्यों मतलब मार्ग के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो वो अनुप्रयुक्त के द्वारा ही ये ज्ञान का सृजन अनुसंधान वैचारिक साध्यों द्वारा किया जा सकता है। 50 क्वेश्चन है दोस्तों। 50 क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग टेलर कॉन्सेप्ट ए पीस रेट सिस्टम। आपको मालूम होगा कि ए पीस रेट सिस्टम टेलर द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो पीस रेट सिस्टम का तात्पर्य क्या है वो पूछ दिया गया है। तो प्रथम ऑप्शन कहता है ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ वर्क। सेकेंड ऑप्शन कहता है डिफरेंशियल रेट सिस्टम ऑफ पीस वर्क। थर्ड ऑप्शन कहता है पेइंग मैन एंड नोट पोजीशन। और फोर्थ ऑप्शन कहता है गिविंग फॉर्मल ट्रेनिंग। तो दोस्तों हिंदी में क्वेश्चन यही है कि कार्य और प्रेक्षण का विश्लेषण, मात्रात्मक कार्य का विभेदीकरण प्रणाली, भुगतान न कि उसे पद औपचारिक प्रशिक्षण देना है। तो वैसे आप देखेंगे कि इसका जो आंसर होगा प्रथम ही है 1, 2, 3 आंसर इनके सही होंगे। ये पीस रेस सिस्टम का तात्पर्य होगा कि ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ वर्क, कार्य और प्रेक्षण का विश्लेषण होगा। सेकेंड कहता है कि डिफरेंशियल रेट सिस्टम ऑफ पीस वर्क, मात्रात्मक जो काम है विभेदीकरण का प्रणाली लाया जाएगा। और व्यक्ति को भुगतान करना है, पेइंग मैन एंड नोट पोजीशन, व्यक्ति को भुगतान करना है न कि उसके पद को। तो आंसर इसका 1, 2, 3 होंगे, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है दोस्तों 51 क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कौटिल्य
अर्थशास्त्र, मतलब इन सभी ऑप्शनों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कौन संबंधित, कौन से कथन सही नहीं है। तो प्रथम कहता है इट्स जस्टिफाई लिमिट पावर ऑफ मोनार्क, इट इज़ द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट इन वाइडर सेंस। थर्ड ऑप्शन कहता है कि पीरियनियल प्रॉब्लम ऑफ एक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग द अर्थ। और लास्ट ऑप्शन है इट इज़ ए साइंस विच डील्स विथ स्टेट क्राफ्ट इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फेयर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आप देखेंगे कि प्रथम ऑप्शन जो है कौटिल्य से संबंधित नहीं है, कि इस जस्टिफाइड लिमिट पावर, कौटिल्य का कहना ही था कि जो राज्य के प्रधान होंगे उनको लिमिट पावर नहीं, उनको असीम शक्ति दी जाएगी। तो यहाँ पर लिमिट कर दिया गया है, इस कारण ही ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन होंगे गलत है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है। तो आंसर प्रथम होगा। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन। 52 कहता है अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य यह नहीं है। 52 में आप देखेंगे कि अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि का जो तात्पर्य कौन से नहीं है, तो विषय निष्ठा से बचना है। सेकेंड ऑप्शन कहता है बिना किसी पूर्वाधारित मान्यता की अनुसंधान समस्या का हल ढूंढना है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि अनुसंधान समस्या पर बिना किसी सोच विचार के कूदना है। और फोर्थ ऑप्शन कहता है परिकल्पना के साथ आगे बढ़ना है। तो आप देखेंगे जब आप गहराई से ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट थर्ड ऑप्शन देखिए कि क्वेश्चन कहता है कि अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य नहीं है। तो कभी भी अनुसंधान करेंगे हम वैज्ञानिक विधि के अनुसार, तो क्या बिना सोच समझ कर ही अनुसंधान हम करेंगे? ऐसा नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन यही बात कह रहा है कि अनुसंधान समस्या का पर बिना किसी सोच विचार के कूद जाना है, नहीं, बिना सोचे समझे हम अनुसंधान नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो तात्पर्य नहीं पूछा गया है, आपको ये शब्द जो कीवर्ड हैं आपको ध्यान रखना है। तो थर्ड ऑप्शन नहीं होंगे इसके। उनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 53rd में कहता है लाइन आधारित बजट की क्या विशेषता है। तो इसमें कहता है यह ब्रिटिश का विरासत है। सेकंड कहता है यह जांच और पुनः जांच की प्रणाली है। और थर्ड कहता है यह विकेंद्रीकरण को सुकर बनाता है। और फोर्थ ऑप्शन है इसका लक्ष्य जो है व्यय पर कठोर नियंत्रण करना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन को आप देखेंगे तो इसमें ये बात कह रहे हैं कि यह विकेंद्रीकरण को सुकर बनाता है, नहीं। तो ये जब ऑप्शन गलत होंगे तो आप ये ऑप्शन सेकेंड और थर्ड वैसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये थर्ड नहीं होगा। 1, 2 और फोर्थ देखते हैं तो निश्चित तौर पर इसका जो लक्ष्य रहता है व्यय पर कठोर नियंत्रण रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ। 1, 2, फोर्थ इसके ऑप्शन सही होंगे। यह ब्रिटिश विरासत है, यह जांच और पुनः जांच की प्रणाली है। और फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? इसका लक्ष्य व्यय पर कठोर नियंत्रण करना है, लाइन आधारित बजट। नेक्स्ट है दोस्तों 54 क्वेश्चन कहता है कि इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग थ्योरी आर सिटीजन वाइज एज कस्टमर एंड पब्लिक सर्वेंट आर व्यूड एज पब्लिक मैनेजर। तो इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि निम्नलिखित में किस सिद्धांत में नागरिकों को ग्राहकों के रूप में और लोक सेवकों को प्रबंधन के रूप में देखा जाता है। इस कौन से थ्योरी हैं जिनमें ये बात कहा गया है कि नागरिकों को ग्राहक के रूप में देखा जाता है, लेकिन लोक सेवकों को प्रबंधन के रूप में देखा जाता है। तो वो कौन से हैं ऑप्शन? साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा ये बातें देखा जाता है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ह्यूमन रिलेशन में, या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन
न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में ये बातें देखा जाता है कि नागरिकों को ग्राहक के रूप में देखा जाता है और लोक सेवकों को प्रबंधक के रूप में देखा जाता है। तो आंसर क्या हुआ? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 55 क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल दैट पीपल इन द हायरार्की टेंड टू राइज टू देयर लेवल इन इनकम्पिटेंस इज कॉल्ड। तो 55 का जो है पीटर प्रिंसिपल ऑप्शन है कि गैंग फ्लैंक है, ग्रेप वाइन है कि स्पिरिट डे क्रॉप्स है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो आंसर होगा पीटर प्रिंसिपल होगा। परिभाषा पूछ दिया गया है। गैंग फ्लैंक तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये किनका थ्योरी था, वो हेनरी फ्योल के हैं। ग्रेप वाइन क्या होता है? ग्रेप वाइन वो है कि अनौपचारिक संगठन, जो संगठन है, संगठन के भी प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अनौपचारिक में ग्रेप वाइन का यूज होता है। ये बराबर ग्रेप वाइन के बारे में भी पूछा गया है। गैंग फ्लैंक आपको मालूम होना चाहिए, जो हेनरी फ्योल ने 14 संगठन के सिद्धांत दिए थे, उनमें गैंग फ्लैंक नहीं है, लेकिन हेनरी फ्योल ने गैंग फ्लैंक सिद्धांत दिए थे। तो इनका आंसर जो होगा प्रथम पीटर प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 56 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण के लिए उत्तरदायित्व है? तो प्रथम ऑप्शन है ग्राम पंचायत, सेकंड ऑप्शन है जिला परिषद, थर्ड है पंचायत समिति और फोर्थ है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा आंसर होगा इनका, क्योंकि मनरेगा का जो सामाजिक अंकेक्षण है उत्तरदायित्व ग्राम सभा को ही दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों 57 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति मूल्यांकन का एक अनुभविक आयाम है? तो नीति मूल्यांकन करना है एक अनुभविक आयाम से। तो प्रथम ऑप्शन कहता है तथ्यों की समझ, मूल्यों का आचरण, थर्ड है अभिवृत्तियों की उचित महत्व और फोर्थ ऑप्शन है विश्वासों की अनुपालना। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा तथ्यों की समझ। अगर तथ्यों की समझ होता है तो नीति मूल्यांकन आराम से किया जा सकता है। तो नीति मूल्यांकन का एक अनुभविक आयाम है कि तथ्यों का समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों 58 क्वेश्चन अभिकथन और तर्क से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें कहता है कि उपभोक्ता से जुड़ा वित्त पोषण सीधे प्रदाताओं को बजट सौंपने के स्थान पर निधियन को ग्राहक या उपभोक्ताओं से जोड़ता है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धी प्रदाताओं के बीच अपने लिए विकल्प के चयन की संभावना उत्पन्न होती है। तो दोस्तों जब आप तर्क पहले पढ़ते हैं तो इसलिए जोड़कर आप अभिकथन पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप प्रथम में अभिकथन पढ़ेंगे तो क्योंकि जोड़कर आप तर्क पढ़ें तो आपको कोरिलेट होगा और उससे सवाल आपको बहुत हद तक समझ में आएगी। तो इस जो इनका जो आंसर होगा प्रथम, दोनों कथन सही है और तर्क जो है अभिकथन का सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 59 क्वेश्चन कहता है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में महिलाओं हेतु नियोजन संबंधी निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? कीवर्ड देखिए यहाँ पे, क्या सही नहीं है पूछा गया है। प्रथम ऑप्शन कहता है महिलाओं हेतु उपलब्ध सेवाओं का अभिसरण, सेकेंड ऑप्शन कहता है महिला सशक्तिकरण इसके प्राथमिक उद्देश्य में से एक है, थर्ड ऑप्शन कहता है महिलाओं हेतु कम से कम 30% फंड या लाभों वाली महिला घटक योजना को प्रथम बार लागू किया गया है, और फोर्थ ऑप्शन है महिलाओं हेतु लाभार्थी उन्मुख स्कीम को प्रथम बार लागू किया गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा थर्ड होगा, जो कि ये ऑप्शन इस मनरेगा के जो 9वीं पंचवर्षीय योजना महिलाओं नियोजन संबंधी जो बातें कही गई है उनमें ये बातें कही
नहीं गई है। महिलाओं हेतु कम से कम 30% फंड लाभों या महिलाओं घटक योजना के प्रथम बार लागू किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 60 क्वेश्चन है। इसमें कहता है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का कार्यकारी संगठन है? तो दोस्तों प्रथम ऑप्शन कहता है वित्त मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन कहता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है उद्योग मंत्रालय और फोर्थ ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ये जो है इसी के अंतर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम इसी के अंतर कार्य करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड। तो दोस्तों आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताएं और दोस्तों आगे मैं इसे पूरा करा दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें क्योंकि मैं वहाँ पर PDF कुछ डालता हूँ जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।